हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है लेक्चर 2। लेक्चर 1 हो चुका था इससे पहले, जिसमें पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो रेजिस्टेंस के ऊपर डेडिकेटेड था, रजिस्टिविटी के ऊपर डेडिकेटेड था और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया गया था, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट के बारे में। और उससे पहले FEEE सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस ओवरव्यू दिया गया था। तो आज का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जो कि पूरा का पूरा कैपेसिटर डेडिकेटेड है। पूरा का पूरा, वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फंडामेंटल जानकारी चाहिए कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन सिलेबस को कैपेसिटर को पूरा डिटेल में जानना होगा। तो चलिए देखते हैं लेक्चर 2 जो कि पूरा का पूरा कैपेसिटर डेडिकेटेड है। कैपेसिटर होता क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है जो कि चार्ज स्टोर करता है। पैसिव एलिमेंट से पहले बताया था कि एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो खुद एनर्जी को जनरेट कर सकता है। लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद वो भी एज अ एनर्जी सोर्स बन सकता है किसी भी लोड के लिए। लेकिन वो कब? चार्ज हो जाने के बाद, डिस्चार्जिंग मोड में। तो चलिए अभी इसके बारे में, कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। लेक्चर 2 है ये। लेक्चर 1 में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया गया था। सबसे पहले जान लेते हैं कैपेसिटर दिखता कैसा है फिजिकली। कैपेसिटर, कई बार क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते चले जाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, उसका सिंबल पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दिखता कैसा है वो पता ही नहीं होता है। जबकि उससे हम फैमिलियर होते हैं। बहुत सारा आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जब तोड़ फोड़ करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह का एलिमेंट्स। ये सारा का सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है। ये सब अलग अलग कैपेसिटर है, कोई सिलेंड्रिकल, कोई सर्कुलर, अलग अलग टाइप का कैपेसिटर है। अब चलते हैं कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और साथ साथ ये एक पैसिव डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, जो कि पावर सोर्स के रूप में काम नहीं करता है। यह सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, एज अ लोड काम करता है और साथ साथ चार्ज स्टोर करता है। लेकिन लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों क्या है? तीनों एक पैसिव एलिमेंट है। लेकिन रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर एनर्जी को लेता तो है, लेकिन उसके बाद चार्ज को स्टोर नहीं करता है। हीट के फॉर्म में ये अपना एनर्जी डिसिपेट कर देता है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करता है। जो एक एक लाइन को देखते हैं, ये जैसा कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा जो लेक्चर है कैपेसिटर के ऊपर डेडिकेटेड है, तो इसीलिए एक एक लाइन जानना जरूरी है इसके बारे में, तब जाके इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। क्योंकि आगे आने वाले सेमेस्टर में जैसे जैसे हायर सिलेबस में जाएंगे इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं होगा। इसीलिए कैपेसिटर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि सब्जेक्ट में इसको दिया गया है, तो इसकी बाकी बारीकियों को पकड़ के आगे जाना बहुत जरूरी है। देखिए, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि काफी बार बता दिया गया है, दैट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंडक्टर भी बताया गया है। इंडक्टर भी एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर इज टू टर्मिनल डिवाइस। टू टर्मिनल डिवाइस यानी कि एक प्लेट पॉजिटिव होगा इसमें, एक प्लेट नेगेटिव। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। कैपेसिटर का जब जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में इसमें दो प्लेट लिया जाता है और इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं, यानी कि सोर्स कनेक्ट करते हैं एज अ बैटरी। तो पॉजिटिव एक प्लेट के साथ पॉजिटिव, एक प्लेट के साथ नेगेटिव वाला कनेक्ट रहता है बैटरी के साथ। और दोनों प्लेट एक स्पेस क्रिएट किया रहता है दोनों प्लेट में। दोनों प्लेट आपस में टच नहीं होते हैं। दोनों प्लेट में एक डिस्टेंस बनाकर, दोनों को एक दूरी बनाकर रखा जाता है इस प्लेट में, कैपेसिटर में। और बीच वाला जो स्पेस होता है उसमें हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे मीका हो, चाहे वुड के रूप में, या फिर वैक्यूम के रूप में यानी एयर के रूप में भी
उस स्पेस को यूज किया जा सकता है जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। आगे, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर, जो स्टोर करने का कैपेसिटी है, यहाँ दो टर्म होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो खुद उसका डिवाइस का एक नाम हो गया, और कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस वो जो चार्ज को स्टोर करता है, उसका जो एबिलिटी हुआ, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, उस टर्म को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स स्टोर एनर्जी बाय होल्डिंग अपार्ट पेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस। जैसे कि दो प्लेट होता है, जब उसमें सप्लाई देना शुरू करते हैं तो एक प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा जो प्लेट होता है पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ। तो ये जो अलग अलग टाइप का आपको दिख रहा है कैपेसिटर, ये अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कैपेसिटर को बनाया जाता है। ये अलग टाइप का कैपेसिटर है, ये डिफरेंट शेप में आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट शेप में आपको दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल शेप में दिख रहा है, ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है। तो काफ़ी सारा फॉर्म्स है जिसको ध्यान में रखते हुए, या चाहे लेंथ को देखते हुए, ग्रिथ को देखते हुए, उसको मटेरियल को देखते हुए, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो कौन से मटेरियल का है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टाइप का कैपेसिटर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर, ग्लास टाइप, टैंटलम, फिल्म, एल्युमिनियम, ये सब अलग अलग टाइप्स है, लेकिन उसके डेप्थ में नहीं जाना है। वो आपके अलग अलग टाइप्स के डेप्थ में सिलेबस नहीं है, वो आईटीआई वाले लोगों के लिए पढ़ना होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग था, वो डेप्थ में नहीं जाना होता है, वो आईटीआई वालों का सिलेबस में होता है। वैसे ये अलग अलग जो टाइप है, मीका, एयर, सेरामिक टाइप, ये सब आईटीआई वालों के लिए है, ये आपके सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर काम कैसे करता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सप्लाई दिया हुआ है बैटरी के रूप में, और लोड के रूप में इस बैटरी के लिए, इस सोर्स के लिए जो लोड है वो है ये कैपेसिटर। जैसा कि मैंने बताया था, कैपेसिटर बनाया जाता है दो प्लेट का यूज करके, दोनों को एक डिस्टेंस पे रखते हैं, प्लेट 1 दूसरा प्लेट 2, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये गैप एयर का भी हो सकता है, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक, इसमें कोई अलग सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं, मीका का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, चाहे एयर का यूज कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं ये डाइलेक्ट्रिक, यहाँ का जो स्पेस है वो एयर का है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सप्लाई देते हैं तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट फ्लो होने के बाद ये प्लेट जो कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से, दूसरा प्लेट जो है नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो पूरा का पूरा इस प्लेट में जो चार्ज स्टोर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, और ऑटोमेटिकली ये दूसरा जो साइड है प्लेट 2, एक साइड ऑपोजिट हुआ तो दूसरा साइड में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज प्लेट नंबर 2 पे चला आता है। ओके, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स, जैसा कि अभी सर्किट डायग्राम में दिखाया गया, सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। दोनों प्लेट को एक डाइलेक्ट्रिक से सेपरेट किया गया। अभी फिलहाल के लिए माना गया है दोनों प्लेट को सेपरेट किया गया है, बस बीच में एक एयर है, एयर डिस्टेंस है और कुछ नहीं। व्हेन वी कनेक्ट अ डीसी वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर, one plate is connected to positive end and the other negative plate। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जितना सब कुछ बताया है, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। पहला प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो दूसरा प्लेट नेगेटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी से। When the potential of the battery is applied, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के ऊपर, तब क्या होता है, प्लेट बिकम पॉजिटिव, यानी कि एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा प्लेट नेगेटिव। यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट ये है, पहला प्लेट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। द करंट ट्राइज टू फ्लो through the capacitor at the steady state। steady state क्या होता है?
यहाँ पे एक टर्म आपको जानने को मिलेगा, एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट, एक होता है स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब जैसे ही बैटरी लगाया, जैसे ही स्विच ऑन किए, उसके बाद जो कैपेसिटर का हाल है, जो अभी चार्जिंग स्टेज में है, कैपेसिटर जो अभी चार्जिंग स्टेज में है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। जब वो कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज होता है तो वो जो फेज होता है वो होता है स्टेडी स्टेट। ओके, तो देखिए, तो यहां पे कह रहा है कैपेसिटर एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन इट्स पॉजिटिव प्लेट टू इट्स नेगेटिव प्लेट करंट जो फ्लो होने की कोशिश करता है, लेकिन बट कैन नॉट फ्लो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट जो है सेपरेटेड है विथ सम डिस्टेंस d, तो उस वजह से स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट में कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है, यानी कि करंट आर पार फ्लो हो सकता है। यानी कहने का मतलब कैपेसिटर इस तरीके से काम करेगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। किस केस में ओपन सर्किट ही काम करेगा? स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट। ओके, और शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट यानी पूरा का पूरा जो कैपेसिटर है इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये होगा, ये ट्रांजिएंट फेज में ऐसा होता है, ट्रांजिएंट स्टेट में। ओके, अब पढ़ते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसमें सप्लाई देने के साथ साथ ये जैसे ही चार्ज होना शुरू करता है, एक टाइम तो होता होगा जिस टाइम पे आके वो कंप्लीटली चार्ज होता होगा, उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। द पॉजिटिव प्लेट एक्यूमुलेट्स पॉजिटिव चार्ज। ये तो बार बार इस चीज को बोला जा रहा है कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, यानी कि एक प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द बैटरी एंड द नेगेटिव प्लेट एक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव प्लेट है यानी प्लेट नंबर 2, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट, किसी एक समय के बाद, कैपेसिटर होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज होते एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बाद वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि बैटरी का जितना कैपेसिटी होता है उतना ही वो चार्ज पूरा का पूरा स्टोर कर पाएगा। ठीक है, अब दिस टाइम स्पैन इज कॉल्ड चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। इसी टाइम स्पैन को हम कहते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, जितने में वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर ले। मैक्सिमम का मतलब कितना? जितना हम सप्लाई देंगे जितना बैटरी का क्षमता होगा। अगर मान लेते हैं बैटरी 5 वोल्ट है, तो ऐसा तो नहीं कि वो 100 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग टाइम की। जैसे कि कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो हो सकता है ना। कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब वो खुद एज अ सोर्स काम कर सकता है। जब जो सोर्स था, ओरिजिनल सोर्स, उस सोर्स को हटा दे, उसकी जगह शॉर्ट सर्किट कर दे, या फिर उसकी जगह कोई लोड लगा दे, तो उस लोड के लिए जो कैपेसिटर है, जो चार्ज कैपेसिटर है, वो सोर्स की तरह काम करेगा उस लोड के लिए। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं सर्किट डायग्राम में, ये पुराना वाला सर्किट है जो कि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था, और ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ था, इस बैटरी को हटाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। अब क्या होगा, वो तो चार्ज हो चुका था, प्लस माइनस ये खुद चार्ज हो चुका था। अब ये करंट उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस लोड की तरफ, यानी कि वो अब डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है,
तो ये बोलते हैं ये आखिर डिस्चार्ज कितना होगा, कितना डिस्चार्ज होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो रजिस्टर है ये क्या करता है, हीट डिसिपेट करता है, हीट डिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी इसको देगा, रजिस्टर क्या करेगा, इसको लेगा और हीट के फॉर्म में इसको डिसिपेट कर देगा। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक ये पूरा का पूरा बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। डिस्चार्ज कब हो जाएगा, ये निकालता रहेगा हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था, एक टाइम लगेगा, जो भी टाइम पीरियड होगा डिस्चार्ज होने का उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। अब जितना चीज मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। When the battery is removed, जब बैटरी को हटा देते हैं, यानी इस साइड जो डायग्राम था, बैटरी को हटाने के बाद रिमूव फ्रॉम द कैपेसिटर, द टू प्लेट्स होल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। पहला प्लेट जो पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था, एक सर्टेन टाइम के बाद द कैपेसिटर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक टाइम ऐसा आएगा जो उसको हटा लेने, पूरा चार्ज हो गया, पूरा चार्ज होने के बाद वो एज अ सोर्स काम कर सकता है, यही लिखा हुआ है ये, ठीक है। इफ दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द लोड, अब इन प्लेट्स को क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सोर्स था, बैटरी था, उस बैटरी को हटा देंगे, अब उसकी जगह पे कनेक्ट कर देंगे, उस बैटरी को हटा के एक लोड कनेक्ट कर देंगे, जो कि इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। लोड को कनेक्ट कर देंगे, द करंट फ्लोज टू द लोड फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। ये अब प्लेट 1 से करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है लोड की तरफ, ठीक है। until all the charge are dissipated, कब तक, जब तक पूरा का पूरा चार्ज डिसिपेट ना हो जाए इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम लगेगा इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में, वही टाइम को बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। हेलो, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं, उसका कैपेसिटर प्लेट का एक अलग एरिया होता है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में चाहे एयर हो सकता है, चाहे कोई मीका, कोई सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, या फिर मीका मान ले, वुड मान ले, या फिर कोई भी मटेरियल उस डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो चलिए अभी जानते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्लेट जो है चार्ज स्टोर करता है, ओके, मार्कर ले लेते हैं, ड्रॉ, ओके। तो एक प्लेट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज स्टोर करता है, इतना तो मालूम है। एक प्लेट, दूसरा यानी प्लेट नंबर 2 नेगेटिव चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। तो एक प्लेट जो चार्ज स्टोर करता है उसको हम Q1 से डिनोट कर देते हैं, दूसरा प्लेट जो चार्ज स्टोर करता है नेगेटिव चार्ज, उसको Q2 से डिनोट करते हैं। उन दोनों के बीच का जो एरिया है, जो डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एयर के रूप में हो, वैक्यूम के रूप में, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो, मीका, वुड, एल्युमिनियम, चाहे जो भी हो, ठीक है। अभी लेके चल रहे हैं फील्ड विद द एयर, यानी कि यहाँ पे जो गैप है, जो डाइलेक्ट्रिक क्रिएट किया गया है एयर के थ्रू, ठीक है। तो देखिए किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले देख लेते हैं, द कंडक्टिंग प्लेट्स हैव सम चार्ज Q1, जो कि मैंने आपको बताया, एंड Q2 दूसरे साइड में, ठीक है। पहला प्लेट जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड था, इसीलिए पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ, उसको हम डिनोट किए प्लस Q से, और दूसरा प्लेट को हम डिनोट करते हैं माइनस Q से, यानी कि उसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स डिपेंड अपॉन द चार्ज गिवन टू द कंडक्टिंग प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ जनरेट हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अभी देख रहे हैं जो चार्ज स्टोर हुआ है Q, वो किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
वोल्टेज, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जो सप्लाई दिया गया है, जो भी बैटरी मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी XYZ वोल्टेज का हम सप्लाई दिए हैं उसमें, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है चार्ज। और तो उस हिसाब से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए तो C लगाना होगा, यानी कि कैपेसिटेंस को डिनोट करने के लिए यहाँ पे C को लगाया गया है, जो कि डिनोट कर रहा है कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आता है C इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, यानी कि कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो वोल्टेज अगर बढ़ता है, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस घटेगा। अगर Q का वैल्यू बढ़ता है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी का। जो चार्ज स्टोर कर लेता है, कितना एनर्जी स्टोर करता है, उसका कुछ वैल्यू तो होगा। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। और चार्ज किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है वो मैंने आपको बताया। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू हो गया CV। तो यहाँ से कैपेसिटेंस मैंने निकाला C इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, तो जो चार्ज स्टोर करता है उसका एक वैल्यू है, जो फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा वो आएगा हाफ CV²। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है एनर्जी का। एनर्जी किसका, कैपेसिटर का एनर्जी, जो मैक्सिमम कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, तो उसका वैल्यू है हाफ CV²। ओके, यहाँ पे C है कैपेसिटेंस, V है वोल्टेज जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया गया था, उसका वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर का जब हम न्यूमेरिकल रियल में उसका जो वैल्यू देखते हैं कैपेसिटेंस का, बहुत कम वैल्यू होता है। वैसे तो उसका यूनिट फैराड होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा वैल्यू है, तो उसको नीचे वाले वैल्यू में ले जाते हैं, यानी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इन सब में ले जाते हैं, क्योंकि उसी वैल्यूज़ में वो अवेलेबल होते हैं, या फिर उसी वैल्यूज़ में ही हमको न्यूमेरिकल में मिलते हैं। तो इसीलिए उसके सफिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा फैमिलियर होना है हमें, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाना है, उसी का यूज़ करना है। वो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप में कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसी वैल्यू में देखने को मिलेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1 मिली फैराड, फैराड तो ओरिजिनल यूनिट है कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो 1 मिली फैराड, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, ये आपको याद रखना है। माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6, ये याद रखना है। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -9 यानी कि नैनो फैराड। 10 टू द पावर -12 यानी कि पिको फैराड। तो इतना सफिक्स याद रखना है। मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, पिको का मतलब 10 टू द पावर -12। इतना कम से कम इतना 4 सफिक्स याद रखना है, ताकि आपको आसानी हो आगे समझने में, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जनरली हम लोगों ने चार्ज के बारे में तो देख लिया कि चार्ज किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्लेट है, एक में पूरा का पूरा जो चार्ज स्टोर है Q प्लस Q, क्योंकि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव साइड से, ठीक है। दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव -Q, क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर है दूसरे प्लेट के ऊपर, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया।
यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का। जो दो प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पर जो दो प्लेट लगा हुआ है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का क्या एरिया है, कैपेसिटेंस इस प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके। और दूसरा पॉइंट, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर सेपरेशन, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस मान लेते हैं d, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करता है, इसका जो डिस्टेंस है, दो प्लेट का जो डिस्टेंस है वो घटेगा बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, जनरलाइज करने के बाद इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। A यहां क्या है, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, A इज द एरिया ऑफ प्लेट, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों जो प्लेट है, दोनों प्लेट का डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ओके। अब यहां पे एक टर्म आता है एप्सिलॉन, यहां पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर मार्कर चलाकर इसको क्लियर कर देते हैं। ये है C, ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है A यानी एरिया, ये है D। ओके। कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड। एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो नोन एज परमिटिविटी। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक हो रहा है। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ पे जो तो प्लेट के बीच का जो फ्री स्पेस है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया गया है। ठीक है। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, फैराड पर मीटर। ठीक है। अब बात आता है कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी की। जब फ्री स्पेस है, जब दो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के रूप में यूज नहीं किया गया है, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10 टू द -12 तो होता है। लेकिन जब वहां पे उस स्पेस में हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में कोई सब्सटेंस यूज करते हैं, तब वहां पे हमें रिलेटिव परमिटिविटी लेना होगा, जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के रूप में। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी यानी कि आपको वहां पे दोनों लेना होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, दोनों वैल्यू लेना होगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है जो कि डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज किया गया है। मे बी वो वुड हो, मे बी वो मिका हो, ग्लास हो, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें उसका वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है। तो उस केस में कैपेसिटर का जो वैल्यू आ जाएगा, कैपेसिटर इज इक्वल टू, मतलब कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कैमरे पे हो सकता है क्लियर नहीं आ रहा हो, एप्सिलॉन आर एरिया डिवाइडेड बाय डी। कुल मिला जुला के वो पुराना वाला ही है फॉर्मूला, बस यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ चुका है, और ये है फैराड, फैराड जो कि यूनिट है कैपेसिटेंस का। ओके। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, जिससे कि न्यूमेरिकल में आप कंफर्ट फील कर सकें। तो आगे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अलग अलग मटेरियल का। जैसे कि प्योर वैक्यूम है, प्योर वैक्यूम के लिए 1 यूज करते हैं, एयर के लिए 1.006 एप्सिलॉन आर का, ये सारा का सारा जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर का है। प्योर वैक्यूम के लिए 1 यूज करते हैं, एयर के लिए 1.006, पेपर के लिए 2.5 से 3.5 तक, ग्लास के लिए 3 से लेकर 10 तक, मीका के लिए 5 से 7 तक, वुड के लिए 3 से 8 तक वैल्यू यूज कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड पाउडर के लिए 6 से 20 तक यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू था अलग अलग सब्सटेंस के लिए, ये रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू था। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बनाने से क्या होता है, आप विजुअलाइज कर पाते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाते हैं। इसीलिए एक न्यूमेरिकल या 1-2 न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलिए सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। पहले स्क्वायर प्लेट है यानी वर्गाकार है, साइड 5 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर प्लेट का जो साइड है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 × 10⁻⁻² मीटर। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d 1 mm है, 1 mm, ठीक है, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट करना, एक ही यूनिट में लेके चलना होगा। तो यहाँ पे निकालना क्या, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/d, ठीक है। तो ये वही एरिया है, तो यहाँ पे कैपिटल A यूज कर लेना ही सही रहेगा। इरेजर से इसको कैपिटल A कर लेते हैं, एरिया, ठीक है। तो ε0 का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻⁻12 एरिया, 5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस A/d, फॉर्मूला होता है 1 × 10⁻⁻3। तो ये -3 ऊपर जाएगा तो 3 A/d डिस्टेंस 3 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 -10 ये 13, हाँ, और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको डायरेक्ट आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से, 8.85 × 10⁻⁻12 into 5 into 10⁻⁻2 1 into 10⁻⁻3 8.85 5 into 10⁻⁻12 into 10⁻⁻2 1 into 10⁻⁻3। कैलकुलेट 8.85 into 10⁻⁻12 into 5 into 10⁻⁻2 तो इसका वैल्यू आ गया 4.425 into 10⁻⁻10 फैराड।
तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रोफैराड में या फिर पिकोफैराड में। पिको में कर देते हैं 442.5 पिकोफैराड। ओके, तो ये आंसर हो गया कैपेसिटेंस का। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन एनी वन ऑफ द प्लेट। अब चार्ज स्टोर कितना होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला है चार्ज स्टोर। हाँ, चार्ज पूछ रहा है, इफ द 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड व्हाट इज द चार्ज स्टोर। तो कितना चार्ज स्टोर हुआ वो देख लेते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू CV। C का वैल्यू है 4.442.5 पिको इंटू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4425 पिको कूलम। इतना कूलम चार्ज स्टोर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ मीका हैविंग एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, यानी कि यहाँ पे यूज किया गया है मीका एज अ डाइलेक्ट्रिक। एज अ डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे मीका यूज किया गया है, और इस कैपेसिटर में 10 वोल्ट यूज किया गया है। ओके, 10 वोल्ट बैटरी यूज किया। द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट इज 6 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 6 मिलीमीटर। सबसे पहले डेटा को लिख लेते हैं। पैरेलल कैपेसिटर जो मीका है उसे एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 5। इसका रेट 10 वोल्ट बैटरी, जो सप्लाई दिया गया है 10 वोल्ट का है। द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट इज, एरिया कितना है पैरेलल प्लेट का, जो एरिया है 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर एंड सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस है 6 मिलीमीटर। तो इसको 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर कर लेते हैं। 6 मीटर। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड स्टोर एनर्जी। फाइंड द कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एज सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक जो यूज़ किया गया है, इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे किसी सब्सटेंस का यूज़ किया गया है, वो है मीका। इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेना होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 5 इंटू एरिया जो है 6, डिस्टेंस है 6 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, अब इसको देख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 5 divided by 10 to the power -3। 4.425 into
10 to the power -8 फैराड। इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁶। माइक्रो में कन्वर्ट करने के बाद 4.425 into 10 to the power -8। तो इसका वैल्यू है 0.04425 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया है। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। 8.85 into 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 -3 नैनो हो जाएगा यहाँ। 8.85 into 5 44.25 44.25। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 44.25 हो जाएगा, और इंटू 10 to the power -9 फैराड। तो ये नैनो में हो गया, 44.25 नैनो फैराड। ये आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं दूसरा है कैपेसिटेंस हो गया। अब चार्ज स्टोर, कितना चार्ज स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देख लेते हैं। तो चार्ज स्टोर किया, चार्ज स्टोर करने का जो फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। सॉरी ये चार्ज की बात हो रहा है। कहाँ गया, हाँ चार्ज स्टोर चार्ज। तो वो Q वाला फॉर्मूला, Q = CV। Q = CV। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ, 10 वोल्ट। ये C का वैल्यू है, C का जो भी वैल्यू है 44.25 नैनो फैराड। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो C का वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद, यानी 44.25 नैनो फैराड को 10 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आएगा 442.5 नैनो कूलम। ठीक है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या है, आफ्टर द कैपेसिटर इज फुली चार्ज द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। अब क्या कर रहा है इसमें, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया उस समय बैटरी को हटा दिया गया। अब वो बैटरी हटाकर वहाँ पे कोई लोड लगाया गया होगा, और साथ साथ जो मीका यूज़ किया गया था, मीका को भी हटा दिया गया है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। तब क्या फ़र्क पड़ेगा, कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस उसको हम डिनोट करेंगे C0 से। पुराना वाला जो वैल्यू है C, पुराने वाले वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे εr से, यानी कि 5 से। तो आपका आंसर निकल के ये आ जाएगा, जो कि आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी की। स्टोर्ड एनर्जी जो न्यू एनर्जी होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यू एनर्जी को हम नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो पुराना वाला एनर्जी जो भी वैल्यू आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे εr। ठीक है, तो पुराने वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है ये दोनों। तो नया चीज़ ये दोनों आपको सीखने के लिए मिला है।
तो बस इतना ही न्यूमेरिकल था, 2 न्यूमेरिकल। ये 2 न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी था आपके लिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो सके, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि पूरा का पूरा कैपेसिटर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो उसका डाउट का लेक्चर लेके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इंडक्टर के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।